नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मद्देनज़र हम लोग इतिहास को कैसे पढ़ें, इतिहास के पिछले वर्ष परीक्षाओं में आए प्रश्न और ट्रेंडिंग टॉपिक्स वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, पिछले वर्ष किस परीक्षा में कितना प्रश्न आया था, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी के क्रम में दूसरा वीडियो है मध्यकालीन इतिहास का। इसके बाद आपको आधुनिक मिलेगा, फिर एक ही वीडियो में आपको पूरा भूगोल भारत और विश्व का, फिर ऐसे राज्य व्यवस्था के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यानी सब कुछ आपको मिलेगा अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करके वही पढ़ना है। किताबों की लिस्ट मैंने बता दी है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर देख लें। शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास को भी अगर देखा जाए तो औसतन 6 से 7 प्रश्न हर साल इससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस की। ठीक है, और अगर हम इतिहास के तीनों सेगमेंट की बात करें, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, तो उसमें सबसे सरल इतिहास मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। सबसे इजी, इसको पढ़ना भी इजी है, पढ़ने में इसको इंटरेस्ट भी खूब आता है और आसानी से तैयार भी होता है। बस एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एक क्रम होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो वही क्रम, वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मध्यकालीन इतिहास को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैं आपके लिए एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूं जिससे आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं। जो नए होते हैं, खासकर जो पहली बार इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को खासकर वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्हीं सबको मध्यकालीन इतिहास मानते हैं कि यही मध्यकाल में यही इतना पढ़ना है। ऐसा गलत है। मध्यकालीन इतिहास को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही एग्जैक्ट रूप से मध्यकाल कहा गया है। लेकिन जो ये पूर्व मध्यकाल है, आपको याद होगा पिछले बार मैंने आपको बताया था प्राचीन इतिहास में कि 647 ईस्वी ये वो काल है जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है और उसी के पश्चात मान लिया जाता है कि अब प्राचीन काल समाप्त हो गया और जो हमारा इतिहास है वो मध्यकाल की आरंभिक सीमा में प्रवेश करता है। मध्यकाल की आरंभिक सीमा यानी पूरा मध्यकाल में नहीं, मध्यकाल और प्राचीन काल के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है उसको हम लोग पूर्व मध्यकाल या आरंभिक मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो उसी में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग एक पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मध्यकाल को हम 647 से लेकर 1206 ईस्वी, 1206 ईस्वी ये वो काल है जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। तो यही 1206 से माना जाता है कि हमारा मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हुआ है। लेकिन उसके पहले की जो घटना है इतने साल की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 1206 के बाद 1707 ईस्वी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसको हम लोग पूरा मध्यकाल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका हुआ आपका मध्यकालीन इतिहास का। अब पूर्व मध्यकाल में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, पूर्व मध्यकाल में जो विभिन्न वंश हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, 2019 के पहले जो आयोग परीक्षाएं कराता था उसमें इस पूर्व मध्यकाल को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब चूँकि पैटर्न बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है, तो पूर्व मध्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा 2019 के बाद शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें इससे प्रश्न ना पूछे गए हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी पीसीएस हो। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में आपको क्या पढ़ना है? पूर्व मध्यकाल में आपको विभिन्न वंशों को पढ़ना है, जैसे चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, सोलंकी वंश। इन सभी को, छोटे छोटे वंश हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं,
इन सब को आपको पढ़ना है, इनके राजाओं का क्रम याद करना है। इस काल में साहित्यिक प्रगति बहुत हुई है, यानी कौन सा लेखक किस राजा के दरबार में था। जैसे सेन वंश में एक लक्ष्मण सेन नाम का लेखक था जिसने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। जयदेव रहते थे। तो ये सब क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न वंशों की आपस में जो लड़ाइयाँ हुई हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट और चौहान, इन सब के बीच जो आपसी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। उस समय राजा कौन था, उस समय किसके काल में ये शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला, पूर्व मध्यकाल में एलोरा का मंदिर किसने बनवाया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके काल में बना, किस वंश में बना, तो ये सब आपको इसमें जानना जरूरी है। यही इतनी चीज़ें आप इसमें जान लेंगे। इसके अलावा देखिए, पूर्व मध्यकाल ये वैसा काल था जब भारत पर अरबों के आक्रमण होने लगे थे, तुर्कों के आक्रमण होने लगे थे। तो जिस तुर्क ने आक्रमण किया उस समय इस पर किसका शासन था, कन्नौज पर किसका शासन था, गुजरात में किसका शासन था, तो ये सब भी आपको इसी में मिल जाएगा और ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग पूर्व मध्यकाल को इस प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, पूर्व मध्यकाल में ही हम आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने को कह रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में 4 प्रमुख वंश हैं और 4 में भी आपको 3 प्रमुख वंशों को पढ़ना है। चालुक्य, पल्लव, पांड्य और चोल वंश, ये 4 प्रमुख वंश हैं, लेकिन इसमें चालुक्य, पल्लव और चोल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें भी चोल वंश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चालुक्यों की 4 शाखाएं कौन सी हैं, बादामी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, ये सब आपको पढ़ना है। उसमें संस्थापक कौन था, कौन से राजा प्रमुख थे, राजाओं की उपाधियां क्या थीं, ये बहुत पूछता है। दक्षिण भारत के राजाओं की उपाधियां, उनके प्रमुख कार्य क्या थे। चोल वंश में स्पेशली आपको 2 राजाओं के बारे में बहुत ही ज़रूरी है जानना, खासकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जरूर पूछता है। ओके, दक्षिण भारत की स्थापत्य कला, दक्षिण भारत में विभिन्न मंदिर निर्मित हुए, जैसे राजराजेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके साहित्य को भी आपको पता होगा, चोल चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे कुलोत्तुंग प्रथम, उसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि कम्बन रहते थे जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की। बहुत बार प्रश्न इससे आ चुका है। तो ये सब आपको दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, ये सभी आपको जो मैं बता रहा हूँ मेरी नोट्स में आपको इसी क्रम से लिखा हुआ मिलेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग एक बार नोट्स को ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा के लिए जो मैंने पुस्तकें बताई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे इस्लामी जगत में, अरबों के आक्रमण पर। इस्लामी जगत में अरबों के आक्रमण में 2 वंश, गजनी वंश और ससबानी, जिसमें मोहम्मद गोरी प्रमुख शासक था, इसके बारे में पढ़ेंगे। गजनी वंश में महमूद गजनबी के जो भारत पर तमाम आक्रमण हुए हैं, जिसमें सोमनाथ का आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला आक्रमण कब हुआ, अंतिम आक्रमण जो जाटों के विरुद्ध है, इसको पढ़ना है। मोहम्मद गजनबी के दरबारी विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अलबरूनी, उतबी और फिरदौसी। इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, क्या इनके प्रसिद्ध कार्य थे, इन सबको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ससबानी वंश में आते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ने जो प्रमुख युद्ध लड़े, खासकर तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये किस राजा के विरुद्ध हुआ, कैसे लड़ा गया, किसमें किसकी जीत हुई, इसके कौन से प्रमुख सिक्के थे, ये सब आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये इस्लाम जगत और अरबों का आक्रमण खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत। यहीं से आपका जो मध्यकाल है वो स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जैसे आपको पढ़ेंगे वैसे ही आपको और भी आसान हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में क्रम से वंश हैं। कुल 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सभी वंशों का क्रम, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, ये सब आपको याद रखना है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। प्रमुख राजा और कार्य, खासकर इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के
प्रशासन दिल्ली सल्तनत का कैसा था? प्रमुख विभाग, सेना और भूमियाँ। प्रमुख सेनाएं कौन कौन सी थीं? किस प्रकार की भूमि थी? स्थापत्य कला दिल्ली सल्तनत की क्या थी? कुतुब मीनार, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ये सब इसी में बने थे। साहित्य में अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी के बारे में जानना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना जानना। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है। ठीक है, और इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। ओके। दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग स्वतंत्र राज्यों पर आएंगे। स्वतंत्र राज्यों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जौनपुर और कश्मीर भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसमें इतना जानना है कि इसकी स्थापना किसने की और जौनपुर में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। विजयनगर बहमनी में भी इसकी स्थापना किसने की, उस समय किस दिल्ली सल्तनत का शासन था। और ये विजयनगर में कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी रचनाओं को भी पढ़ लीजिएगा, इसके कार्य को भी पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग आते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन से भी प्रश्न जरूर पूछता है। प्रमुख सूफी संप्रदाय, संत, संस्थापक और उनके कार्य। जैसे चिश्ती संप्रदाय में मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि संत हैं। सूरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, इन सब के संस्थापक को, इनके कुछ एक आध दो प्रमुख कार्यों को जरूर पढ़ना है। इसके बाद भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि द्वारा जो संप्रदाय विकसित किए हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इन सब से जरूर प्रश्न पूछता है। रामानंद, कबीर, सूरदास, शंकरदेव को भी आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी। महाराष्ट्र के संत से भी प्रश्न पूछता है, नामदेव, ज्ञानदेव और तुकाराम से भी। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, मुगल काल। मुगल काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम से कम आधे प्रश्न इसी से आते हैं मध्यकालीन से। मुगल काल में बहुत ही आसान है, बाबर से शुरू करेंगे। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को क्रम से पढ़ते हुए चले जाएंगे, उनके प्रमुख कार्यों को पढ़ते हुए। प्रमुख लड़ाइयाँ इनकी क्या हुई, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, इन सभी को आपको पढ़ना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अकबर के प्रमुख कार्यों को जरूर पढ़ लेना है, सभी के कार्यों को पढ़ना है लेकिन अकबर को जरूर पढ़ना है। स्थापत्य कला को जरूर पढ़ना है, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी सब मुगल काल में ही बना था। चित्रकला, जहांगीर के काल को जरूर पढ़ना है, उसमें प्रमुख चित्रकार कौन से थे। मुगलकालीन प्रशासन को भी पढ़ना है कि प्रमुख पद कौन से थे। मनसबदारी प्रथा, मुद्रा प्रणाली और सैन्य प्रणाली को भी पढ़ना है। संगीत के क्षेत्र में तानसेन और जगन्नाथ के बारे में पढ़ना है, कभी कभी पूछ लेता है। और साहित्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना, जो पुस्तकों के फारसी अनुवाद हुए हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, पंचतंत्र हो, इन सभी के जो फारसी अनुवाद हुए हैं किसने किए हैं, ये सब को आपको पढ़ना है, इसी सबसे प्रश्न पूछता है। तो इस तरीके से आप मध्यकालीन इतिहास को ऐसे पढ़ें तो निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा। खासकर अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी सबको थोड़ा थोड़ा समय देना है। दिल्ली सल्तनत में भी आपको इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये 5 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके सभी कार्यों को आपको पढ़ना है, इससे प्रश्न जरूर पूछता है। इनके द्वारा जो विभाग स्थापित किए गए थे इससे भी प्रश्न पूछता है। इनकी मुद्रा प्रणाली को भी पूछता है। और मुगल साम्राज्य में आपको सभी को पढ़ना है बराबर रूप से, चाहे वो बाबर से भी प्रश्न पूछता है, हुमायूं से भी प्रश्न पूछता है, शेरशाह सूरी से भी प्रश्न पूछता है, अकबर तो सबसे महत्वपूर्ण है, औरंगजेब भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीच में जहांगीर और शाहजहां से भी ये प्रश्न जरूर पूछता है। यानी पूरा मुगल साम्राज्य तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप चाहें तो दिल्ली सल्तनत में उन्हीं 5 शासकों के सभी कार्यों को आप जरूर पढ़ लें, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आप सब पढ़ेंगे, पर्याप्त समय है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा भी लगेगा क्रम से, और आपका अच्छे से तैयार भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यकालीन में हमको इतना पढ़ना है। शेष आधुनिक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसको ऐसे पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का मनोबल हमको और आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार।